बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साबिक इमरान खान साहब ने कुछ बातें की हैं सहाफ़ियों से और बड़ी साफ साफ बातें की हैं। ये बातें भी रिपोर्ट होंगी, जैसा कि कल कुछ चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं जहां पे आर्मी चीफ की मुलाकात हुई थी रिटायर फौजी अफसरान से। लगभग 4 घंटे उनकी मुलाकात हुई थी। उन्हीं फौजी अफसरान ने सारी बातें बाहर निकाली और कुछ ने इसको सोशल मीडिया पे बताया, कुछ ने अपने सोर्सेज को बताया, कुछ ने मीडिया को बताया और इस तरह वो सारी चीजें पब्लिक हो गई जो आर्मी चीफ ने कहा था। वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको ये ऑफिशियली तो नहीं दी जा सकती वो चीजें, और ऑफिशियल मीडिया ने उसको दिया भी नहीं, क्योंकि वहां इंतजार किया जाता है कि आर्मी चीफ की जो तर्जुमान एक महकमा है एसपीआर, वहां की जानिब से कोई स्टेटमेंट आए तो उसको दिया जाए। लेकिन सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से मुबैना तौर पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बारे में बड़े नेगेटिव रिमार्क्स पास किए गए हैं उस मीटिंग में। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पे उन्होंने कहा कि अगर दोबारा इमरान खान साहब जो बज़ाहिर लगता है वो इलेक्शन जीत कर आ जाते हैं तो फौज उनको खुले दिल से कबूल करेगी। देखिए, वो तो इलेक्शन जो जीत के आएगा उसके साथ ही काम करना होगा इदारों को। लेकिन मामला ये है कि वो नेगेटिव चीजें ऐसी क्या पहुंची इमरान खान साहब के पास कि उन्होंने आज सहाफियों के साथ बैठकर उस पर एक शिकवा नमा एक स्टेटमेंट दे दिया है। इमरान खान साहब ने क्या बातें की? नंबर 1 तो तोशा खाना के बारे में बड़े सवाल उठाए जाते हैं, उस पर इमरान खान साहब ने साफ जवाब दिया है और मेरे ख्याल में यह जवाब काफी है। जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे ना, और उससे पहले जब राजा परवेज अशरफ थे, और उससे पहले जब यूसुफ रज़ा गिलानी थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ साथ उस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान भी थे, और उसी दौरान में जब परवेज मुशर्रफ साहब का दौरे हुकूमत भी पीछे गुजरा था, चौधरी बरादरान के पास भी रही और शौकत अजीज के पास भी रही और दीगर लोगों के पास भी ये वज़ारत उस्मा रही है। सदर जो है वो रहे उस दौर में जनरल परवेज मुशर्रफ साहब। इन तमाम अदवार के अंदर जो तोशा खाना के अंदर चीजों की कीमत लगती थी वो 15% लगती थी। यानी अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिया और उसकी कीमत 100 रुपए है तो आप 15 रुपए देके वो गिफ्ट अपने घर ले जा सकते थे। मियां साहब बहुत सारे गिफ्ट ऐसे ही ले गए, बल्कि वो उसकी कीमत भी बहुत कम लगवाते थे। मिसाल के तौर पे चंद रुपयों के अंदर मियां साहब चीजें लेकर गए हुए हैं। बड़े बड़े कीमती कालीन, बहुत बहुत कीमती तहाइफ, मियां नवाज शरीफ साहब सोने की चीजें जो है वो चंद 100 में, चंद 1000 में अपने घर लेकर गए हुए हैं। इसीलिए ये तोशा खाना का रिकॉर्ड कभी भी जारी नहीं करते। तो हमारी गुजारिश है 2008 से लेकर, यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का दौर और पीटीआई का दौर, इन 3 अदवार की जो तोशा खाना का तमाम रिकॉर्ड है वो लाकर सामने रख दिया जाए। पता चल जाएगा कौन कौन अपने घर क्या लेकर गया और कितने कितने रुपयों में लेकर गया। इमरान खान साहब ने यह कहा कि ये पैसे 15% होते थे और वो भी लोग जमा नहीं करवाते थे, उसकी वैल्यू कम करते थे। तो हमने जब हुकूमत में आए तो हमने इसकी वैल्यू बढ़ाकर 50% कर दी है कि अगर कोई किसी को 100 रुपए का तोहफा देगा तो वो 50 रुपए तोशा खाना में जमा करवा के कौमी खजाने में और 50 रुपए में वो चीज लेकर चला जाएगा। तो 50% हुकूमत ने किया था, पहले ये 15% था। और उन्होंने कहा जो भी चीज मैंने ली है वो कानून के मुताबिक और रिकॉर्ड के मुताबिक ली है। मैं इसीलिए तो ये चैलेंज कर रहा था कि इमरान खान को पकड़ो, खातून अव्वल को पकड़ो, जेल में डालो अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है तो। लेकिन वो तो सिर्फ इसके ऊपर नारे लगाते हैं, सिर्फ इसके ऊपर बात करते हैं, जेल में नहीं डालते, पकड़ते नहीं, केस नहीं बनाते, इसलिए कि इमरान खान ने कानून के मुताबिक जो चीज ली वो ली है। उन्होंने साथ ही साथ जो एक शिकवा किया वो आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने किया कि फौज हमारा बहुत जरूरी इदारा है, और ये रिपोर्ट हुआ है बाकायदा सहाफियों ने किया। और उन्होंने बहुत साफ इमरान खान साहब ने बात की है। उन्होंने कहा कि फौज जो है वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत है और फौज को बिल्कुल किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि मुझे पता है कि जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया है, जनरल बाजवा साहब ने बहुत सारी बातें की हैं बकौल इमरान खान साहब के, और उनको उन बातों का पता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं फौज के बारे में और उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहता। लेकिन कुछ चीजें उन्होंने ऐसी बताई हैं जिनसे बड़े बड़े सवालात पैदा हो गए हैं। पहला सवाल तो यह पैदा हो गया है जो इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके खिलाफ उन्होंने कहा जी हम रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब ने यह दावा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये हमारा अपोजिशन के साथ कोई फैसला हो नहीं पा रहा था कि किसको बनाए। तब एस्टेब्लिशमेंट ने हमें यह बंदा दिया जिसका नाम है कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा। ये हमें एस्टेब्लिशमेंट ने दिया कि ये अच्छा बंदा है, इससे आप काम ले लें। ये इमरान खान साहब ने कहा और ये अच्छा काम करेगा, अच्छा बंदा है। ये एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा ये तोहफा उधर से आया।
अब वैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में मैं कुछ चीजें आपको बताऊं तो इसका फैसला किए बगैर कि क्या वाकई ये तोहफा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था, ये तो इमरान खान साहब की बात को वो नेगेट कर सकते हैं, वो कह सकते हैं जी हमने नहीं दिया, इमरान खान ने खुद लिया या अपोजिशन ने दिया, लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन का और हमारा फैसला नहीं हो पा रहा था, लिहाजा ये नाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। ये वो आदमी है जिसने जब अदालत के अंदर थोड़े दिन पहले केस चल रहा था कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवाए जाएं या फिर वापस पीछे चले जाएं और शहबाज शरीफ साहब को वजीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने दें हॉर्स ट्रेडिंग के नतीजे में, तो ऐन फैसले से पहले, फैसला आपको पता है ताखीर का शिकार भी हो गया था, ऐन फैसले से पहले इस आदमी का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें यह कहता है इलेक्शन कमीशन कि हम पाकिस्तान में 6-8 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते ताकि इलेक्शन वाला चैप्टर फिलहाल बंद हो जाए। और अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की इस आदमी ने पूरी कोशिश की। अब अदालत पे असर पड़ा या नहीं पड़ा ये तो एक अलग बात है, लेकिन असरअंदाज होने की इसने पूरी कोशिश की, जिसके बाद इसको बुलवाया भी गया। और उसके बाद क्या हुआ, फिर वो हुआ कि सब कुछ वापस गया, 3 तारीख वापस आई, इमरान खान साहब को हटाया गया, शहबाज शरीफ को लाया गया, वो सारा कुछ इलेक्शन कमीशन ने बहुत टाइमली वो पत्ता खेला था कि 6 से 8 महीने के अंदर हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। ये वही आदमी है। फिर ये वो इलेक्शन कमिश्नर है जिसने ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के ऊपर हमेशा रोड़े अटकाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के हक में यह आदमी कभी नहीं रहा। फिर ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मजाक बनाया, जिसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये हमेशा उसकी मुखालफत करता रहा। इसने ऐसे ऐसे एतराजात किए कि 37 लतीफे एक दिन इन्होंने एतराजात की सूरत में लाके कौम के सामने रख दिए। मैंने उस पर एक वीडियो की है, ये लिंक उसका मैं दे रहा हूं, आप जाकर इस वीडियो में देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह के लतीफे सुनाए थे जब इलेक्शन कमीशन ने एतराज किया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। मिसाल के तौर पे कहते हैं जी औरत को वोट डालने पर कैसे रागब करेगी ये मशीन। ये मशीन अब लोगों के घरों में जाए, दरवाजा खटखटाए और कहे कि बाजी आगे वोट डाल दो, ये तो वो कर नहीं सकती। फिर उन्होंने कहा मशीन की ईमानदारी के ऊपर कैसे यकीन किया जा सकता है। यानी मशीन अब 5 वक्त की नमाजें पढ़ेगी, रोजे रखेगी, तब इनको पता चलेगा कि वो मशीन जो है वो ईमानदार है। तो ऐसे अजीबोगरीब एल्फी डाल देगा कोई मशीन के अंदर, ये भी इनका एक एतराज था। लोगों को समझ ही नहीं आएगी, हैक हो जाएगी। अजीब अजीब मजाक इन्होंने किए हुए थे जो आम आदमी की समझ से बाहर थी वो चीज। तो ये इन्होंने किया था। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के भी खिलाफ था, ये आदमी ओवरसीज वोटों के भी खिलाफ था, ये आदमी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के भी खिलाफ था, ये आदमी जो है वो इलेक्शन टाइम पे करवाने के हक में भी नहीं था। जो इमरान खान साहब ने असेंबलियां तहरीर की कि इलेक्शन करवा लो, तो इसी ने तो स्टेटमेंट दिया था कि 6 से 8 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकते, जिसके ऊपर सारा वो फड्डा पड़ गया था। और बाद में वो अदालती फैसले पर असरअंदाज होने की इसकी एक कोशिश थी। भारत इमरान खान साहब ने कहा कि ये तोहफा जो है ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था, इसके खिलाफ रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। इसने बरवक्त हल्काबंदियां ना करके नाअहली का मुजाहरा किया है। साथ ही इमरान खान साहब ने आइंदा इंतखाबात के बारे में कहा कि सबकी कोशिश है कि इंतखाबात 2023 में हो, लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है मैं पूरी कोशिश करूंगा। एक मनसूबा ये बनाते हैं और एक मेरा अल्लाह बनाता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इंतखाबात जो हैं वो हम जल्द अज जल्द करवाएं, और उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। दौरा रूस के हवाले से उन्होंने कहा कि रूस जाने से पहले जनरल बाजवा को मैंने फोन किया था, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा कि हमें रूस जाना चाहिए। रूस से हथियार, तेल, गंदम और गैस की बात की है। रूस गंदम तेल 30% सस्ता देने को तैयार था। आजाद खारजा पॉलिसी होती तो ये ना होता। मुल्क माशी खुशहाल होना शुरू हुआ तो साथ ही ये साजिश आ गई। हमें कहा गया रूस ना जाएं, ये तो अमेरिका ने कहा था, जबकि दूसरी जानिब उनका इत्तेहादी इंडिया तेल खरीद रहा था रूस से। हमें कहा गया रूस के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोट डालें। कौम का कई हजार अरब का फायदा किया, जबकि रेकोडिक और कारके के मसाइल भी मैंने हल किए हैं। अमरीकी साजिश के बारे में उन्होंने कहा कि नवंबर में यह साजिश शुरू हो गई थी। जनवरी में तहरीक-ए-एतमाद लाने का प्लान हुआ था और अमरीकी सफारत खाने ने हमारे नाराज MNAs के साथ मुलाकातें की और अमरीकी धमकी आने के बाद इत्तेहादी भी उनके साथ मिल गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मीडिया में बदतरीन पाबंदियां लग गई हैं। कहां हैं वो लिबरल्स जो मीडिया की आजादी की बात करते थे। ये साजिश कामयाब हो गई तो कोई वज़ीर-ए-आज़म अमरीका की धमकी के सामने कभी खड़ा नहीं होगा। कौम ने इस साजिश को तस्लीम कर लिया तो मुल्क के साथ बहुत बुरा होगा। इंडिया अमरीका ने डू मोर की बात की है, किसी ने अभी जवाब दिया। ये जो थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी ने और जो बाइडन ने जब बात की तो दोनों मुल्कों ने जो पाकिस्तान के ऊपर डू मोर का मुतालबा किया और पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की कोशिश की, तो इसके ऊपर तो कोई जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ ने। उल्टा शहबाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी को जो खत लिखा
उसमें मकबूजा कश्मीर लिखने के बजाय लिख दिया जम्मू कश्मीर। भाई मकबूजा कश्मीर लिखो, उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, आप जम्मू कश्मीर लिख रहे हैं। और उसमें कोई तस्करा नहीं किया 5 अगस्त के इकदामात का, 5 अगस्त 2019 के इकदामात का कोई तस्करा नहीं किया, जानबूझकर नहीं किया शहबाज शरीफ साहब ने। इमरान खान साहब ने एक स्टेटेड पोजीशन ली हुई थी कश्मीर पे कि भारत के साथ किसी किस्म की कोई नेगोशिएशन तब तक नहीं होगी जब तक कि वो 5 अगस्त के इकदामात को वापस नहीं ले लेता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई है तो उन्होंने एक नई पोजीशन ले ली है और 5 अगस्त वाली शर्त भी खत्म हो गई है। और अब शहबाज शरीफ साहब जब चाहे भारत के साथ बातचीत कर सकते हैं, जब चाहे नेगोशिएशंस कर सकते हैं। फिर इमरान खान साहब ने नई हुकूमत के बारे में कहा कि एफआईए में तब्दीलियां कर रहे हैं, धड़ाधड़ कर रहे हैं, 24 अरब की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है, ये नैब और एफआईए से केसेस खत्म कराएंगे, माफियाज को एनआरओ 2 मिल गया है, लेकिन कौम को आजादी के लिए निकलना होगा। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है और शहबाज शरीफ की काबीना वैसे अभी तक नहीं बनी। वैसे ये एक अजीबोगरीब बात है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अंदर इन्होंने तकरीरियां तबादलियां शुरू कर दी हैं। तबादले इलेक्शन कमीशन में हो रहे हैं, धड़ाधड़ हो रहे हैं, बड़े अहम तबादले हुए हैं इलेक्शन कमीशन में और इमरान खान साहब को फारग करने के लिए अब तैयारी की जा रही है। इमरान खान साहब ने बड़े मौके पर यह बात की कि एस्टेब्लिशमेंट ने यह बंदा मुसल्लत किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर इमरान खान साहब की पार्टी को फारग करता है तो इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर चला जाएगा ऑटोमेटिकली। मेरे ख्याल में एक और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन क्रिएट हो गई है पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। इलेक्शन ही इसका वाहिद हल है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पूरी तरह इमरान खान की हर चीज के खिलाफ जाता है। यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की फंडिंग का कोई केस वो नहीं सुनना चाहते और सिर्फ पीटीआई का केस सुनना चाहते हैं। और पीटीआई की वाहिद फंडिंग है जो बाकी सबसे ज्यादा शफाफ और बेहतर भी है। जहां मर्जी दुनिया की कोई फर्म उड़ा के आप ऑडिट करवा लें, वो दोनों फंस जाएंगे, ये निकल जाएगा। ये मेरी बात याद रखिएगा आप। अब आ जाए इस बात की तरफ कि काबीना क्यों नहीं बन पा रही। सारे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं और शहबाज शरीफ को मुश्किलात में डाल दिया है। तमाम इत्तेहादियों ने एक लंबी फहरिस्त पकड़ा दी है शहबाज शरीफ के हाथ में और शहबाज शरीफ की हालत बुरी कर दी है। इस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप वो नाराज हो गया है। वो कहते हैं जी फौरन इलेक्शन कराओ। और फजलुर रहमान क्यों कह रहे हैं फौरन इलेक्शन कराओ, जरा इसको समझें। पाकिस्तान में कई इदारे और कई पॉलिटिकल पार्टीज और इवन मीडिया के लोग भी वो ये समझते हैं कि इमरान खान की जो तहरीक है वो रमजान के बाद ऐसे नीचे जाएगी, यूं नीचे जाएगी। उनको लगता है ये तहरीक नीचे की जानिब जाएगी, इसलिए वो असेसमेंट कर रहे हैं कि इलेक्शन अगर साल बाद करवा लें या 6 माह बाद करवा लें तो ये तहरीक बहुत नीचे चली गई होगी और इलेक्शन में फायदा वो कमा लेंगे बहुत सारी चीजों को बदल के। लेकिन फजलुर रहमान साहब बड़े सियाने सियासतदान हैं, उनको ये पता है कि ये नीचे नहीं जाएगी। अगर कोई तहरीक रमजान में चल सकती है तो ये फिर ऊपर की तरफ जाएगी और ये बढ़ते बढ़ते वहां पहुंच जाएगी कि कल को इलेक्शन लड़ना एक मुसीबत बन जाएगी इमरान खान के खिलाफ। इसलिए वो जल्द अज जल्द इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नाराज हो गई है, उन्होंने बहुत सारी चीजें मांग ली हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी गैर मुल्की दौरे पे चले गए हैं, जब तक लंदन से वापस नहीं आएंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। ये एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। जबकि एमक्यूएम वो भी जो है वो अपने आप को अब बाहर कर रही है, इस उम्मत के बोझ से निकलने की कोशिश कर रही है। इमरान खान के साथ भी खड़ी नहीं हो रही, लेकिन इस हुकूमत के साथ खड़े होने से भी डर रही है। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब साबित करें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है तो फिर हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो बात यह है, जिस वक्त वो वजीर आजम थे वो आपको बुला रहे थे कि काबीना की मीटिंग में आए, आपको दिखाते हैं जो साजिश हुई है, ये मुरासला पढ़िए। अब तो वो मुरासला वो वजीर आजम नहीं है, उनके पास है ही नहीं। अब तो वो किसी को दिखा ही नहीं सकते और अब तो वो साबित भी नहीं कर सकते। अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जब उसने साबित करने के लिए बुलाया था आपको उस वक्त ज्यादा झूले मिल रहे थे इक्तदार के। उस वक्त एमक्यूएम को लगता था कि गवर्नर भी मिल जाएगा, वजारतें भी मिल जाएंगी, मौजा ही मौजा, और इदारे भी इमरान खान के खिलाफ हैं, वो अकेला रह गया है, छोड़ो दफा करो, अमेरिका भी खुश हो जाएगा, तो चलते हैं। लेकिन अब जब कौम खड़ी हो गई है तो कह रहे हैं साजिश साबित करो। तो जब साबित करने के लिए आपको बुलाया था उस वक्त आपने जाने से इनकार कर दिया था, वहां पे भी एमक्यूएम ने ही धोखा दिया था। अब वजीर आजम शहबाज शरीफ को 2 वोटों की अक्सरियत कायम रखने में मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी और जेयूआई फे फजलुर रहमान को सदर बनाने पर बजिद है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की नशिस्त के लिए एएनपी और जेयूआईएफ दोनों आमने सामने आ गए हैं। जबकि बलूचिस्तान में गवर्नर वजीर आला के लिए बलूचिस्तान की जो तब्दीली हो रही है वहां पे भी इत्तेहादियों में लड़ाई हो चुकी है। यानी फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारा बनाओ गवर्नर और बलूचिस्तान अवामी पार्टी कहती है हमारा बनाओ गवर्नर। इसी तरह जो है वो गवर्नर बलूचिस्तान के ऊपर भी फड्डा है, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भी फड्डा है और गवर्नर पंजाब के ऊपर भी फड्डा है, और तो और सेनेट चेयरमैन के ऊपर भी फड्डा हो गया है।
क्योंकि इसहाक डार का नाम चेयरमैन सेनेट के लिए पीएमएलएन ने मुतारिफ करवा दिया है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने और फजलुर रहमान साहब ने इन्होंने रोला डाल दिया है कि यार क्या सारी चीजें आपने लेकर जानी है। तो वो कहते हैं ना, एक लतीफा था कि लूट मार के वक्त तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन लूट मार का माल जब आपस में तकसीम किया जा रहा होता है तब इकट्ठे रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही सूरत हाल का सामना शहबाज शरीफ को करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बखिए उधेड़ रहे हैं, सब अपना अपना हिस्सा निकाल रहे हैं, सब ज्यादा से ज्यादा लूटना चाहते हैं, सब ज्यादा से ज्यादा हासिल करना चाहते हैं, सब अपनी अपनी ग्रुपबंदी कर रहे हैं। और उधर इमरान खान का एक ही ग्रुप है, उसके ग्रुप में कोई शामिल नहीं है, उसका एक ही ग्रुप है और वो पब्लिक का ग्रुप बना के अलग बैठा हुआ है। उसने कल इलेक्शन जीतकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबकि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड किसी सूरत काबू नहीं आ रहा। आज 10 दिन हो गए हैं, ये दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है। 10 दिन हो गए, एक ट्रेंड जो है वो टॉप के ऊपर है पाकिस्तान में और कोई उसको काबू नहीं कर पा रहा। बेशुमार कोशिशें कर ली, बेशुमार एक्सपर्ट्स हायर कर लिए, इंडियंस की मदद ले ली, गैर मुल्कियों की मदद ले ली, जो फॉरेनर हैं उनकी मदद ले ली कि रोको टोको किसी तरह बंद कराओ ये, लेकिन वो ट्रेंड बंद ही नहीं हो रहा, वो काबू ही नहीं आ रहा। यही हो सकता है कि तरीका रह गया है कि ट्विटर को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए, उसके अलावा कोई और हल नहीं है। फौज पे दोबारा हमला किया है, बलूचिस्तान की जो मंगल पार्टी है उन्होंने भी हमला किया है, दोबारा पीटीएम के जो मोहसिन दावड़ वगैरह उन्होंने भी हमला किया है फौज पे असेंबली के अंदर, लेकिन वहां जवाब देने के लिए मुराद सईद नहीं है, वहां जवाब देने के लिए अली मोहम्मद खान नहीं है, वहां जवाब देने के लिए शहरयार अफरीदी नहीं है, और जिनका इदारा है फौज वो जाकर जवाब दे नहीं सकते, वो जाकर जवाब दे नहीं सकते। तो उन्होंने अपनी जबान जो थी, जो उनकी जबान बोलते थे, जो उनका ख्याल रखते थे, जो उनकी पुश्त पे खड़े हो जाते थे, उन सबके साथ क्या हुआ वो आपके सामने है। वो अब अपने आप को कहते हैं जी कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि जी ऐसा नहीं होगा कि आप फौज के ऊपर बकवास करते जाएंगे और हम चुप करके सुनते जाएंगे, आप फौज के खिलाफ ट्रेंड बनाएंगे और हम सुनते जाएंगे। उन्होंने वापस बड़ा तगड़ा जवाब दिया है सोशल मीडिया पे, लेकिन ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई इसके ऊपर जो है वो अब पाकिस्तान के इदारों को भी गौर करना चाहिए। और आज भी एक ही हल रह गया है, वो है फौरी तौर पर नए इलेक्शन करवाए जाएं, वरना सूरत हाल और बिगड़ती जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।